Today I am going to teach you about the bond angle, which is one of the three bonding parameters. तो हम आप लोगों को आज बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये जैसे O है और एक ये दोनों तरफ क्या है, HH है, मतलब दो बॉन्ड है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो ये दोनों के बीच जो एंगल होगा इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल एक हम लोग ये देखते हैं कि ये भी एक एंगल है, ये वाला, और ये भी एक एंगल है। तो हम बॉन्ड एंगल किसको कहेंगे, इसका डिफिनीशन देख लीजिए, डिफिनीशन से क्लियर हो जाता है। द मिनिमम एंगल between the two bounded items present at the adjacent position। यही डिफिनीशन है। दो बात हम लोग को ध्यान में रखनी है, एक मिनिमम और दूसरा एडजेसेंट पोजीशन। दोनों का मीनिंग है, ये क्या होगा, मिनिमम एंगल, यही देखिए मिनिमम, ये में ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए मिनिमम एंगल। द मिनिमम एंगल बिटवीन द टू बाउंडेड आइटम्स, जैसे OH है, OH है, मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, तो दोनों के बीच जो एंगल हुआ इसी को हम लोग बाउंड एंगल कहते हैं। और दोनों क्या होना चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पर, मतलब अगल बगल होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड एंगल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लियर हो गए कि द मिनिमम एंगल बिटवीन द टू बाउंडेड आइटम्स प्रेजेंट एट द एडजेसेंट पोजीशन को ही हम लोग बाउंड एंगल कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग ये पता कर लिए कि ये वाला जो होगा इसी को हम लोग कहते हैं बाउंड एंगल। यही क्या है, मिनिमम एंगल है बिटवीन टू एडजेसेंट बाउंडेड आइटम्स। ये हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ और, कि बाउंड एंगल के जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बाउंड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाई, एक क्या होता है, डिग्री, डिग्री और क्या होता है, मिनट, और क्या होता है, सेकंड। सेकंड मतलब बाउंड एंगल को हम लोग डिग्री के में रिप्रेजेंट करते हैं, या मिनट में रिप्रेजेंट करते हैं, या सेकंड में, मतलब तीनों के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाउंड एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें कि ये जो बाउंड एंगल जो होता है कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो देख ले। Factors affecting the bond angle। तो कौन सा होगा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे या एक सिंबल हम लोग पढ़ेंगे जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फैक्टर है। ओ जो सिंबल होता है वो क्या होगा, H L
CSM, HLCSM, ये याद रखने का तरीका है। HLCSM, ये क्या होता है? सिंबल होता है जिसके द्वारा हम लोग ये जो 5 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। जो फर्स्ट आएगा H से, वो क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। जो बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा? सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। मतलब कि हम लोग देखते हैं sp, sp2 एंड sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है, और इसमें क्या है? sp है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसमें होगा 50% एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जो होगा 50% होगा। इसमें क्या हो गया? पी कैरेक्टर है, वो क्या है? 50% है। इसमें क्या है? एस कैरेक्टर जो है कितना है? 33.3%। पी कैरेक्टर कितना है? 66.6%। इसमें क्या है? एस कैरेक्टर जो है 25% है, एंड पी कैरेक्टर क्या है? 75% है। इसमें मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आधा एस कैरेक्टर और आधा पी कैरेक्टर है। इसमें 1/3 पार्ट क्या है? एस कैरेक्टर, और शेष क्या है? पी कैरेक्टर है। इसमें 25% मतलब 1/4 पार्ट एस कैरेक्टर है, और शेष क्या है? 75% पी कैरेक्टर है। तो किस तरह का रिलेशन है हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल का, वो हम लोग देखें कि बॉन्ड एंगल is directly proportional to A's character of the hybridized orbitals of the central atom। तो इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में है? sp में है, तो नेचुरली इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। sp2 में एस कैरेक्टर कम है, तो इसमें बॉन्ड एंगल इससे कम होगा। sp3 में एस कैरेक्टर सबसे कम है, इसलिए सबसे कम बॉन्ड एंगल किस में होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। मतलब हम लोग जानते भी हैं कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो 120 डिग्री, और sp3 हो तो 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, एस कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड एंगल कम है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि इस तरह से sp2 sp3 क्या होगा? बॉन्ड एंगल। इस तरह से हम लोग समझ लिए कि बॉन्ड एंगल किस तरह से सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन से प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें और इसका हम लोग देख लें। BeCl2, फिर क्या होगा? BCl3, फिर क्या होगा? CCl4। ये क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें sp2 होगा और इसमें sp3 होगा। तो इसमें कितना होता है? 180 डिग्री, 120 डिग्री एंड 109
डिग्री 28 मिनट। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि एस कैरेक्टर के बढ़ जाने से क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तभी हम लोग समझ लिए कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन पर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। आगे बढ़े हम लोग, सेकंड में हम लोग क्या दिए हैं यहाँ, एल। एच तो हो गया, अब एल हम लोग देख लें, लोन पेयर। सेकंड में क्या होगा, लोन पेयर। अगर सेंट्रल आइटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के द्वारा हम लोग पढ़े हैं कि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि बॉन्ड एंगल जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल आइटम, प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल आइटम। कहने का मतलब होता है कि जितना लोन पेयर ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं कि CH4 अगर हम लोग देखते हैं H2O, पहले NH3 को देख लें, NH3 और H2O। हम लोग भी जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या होगा, sp3 ही होगा, sp3 ही होगा, इसमें sp3 ही होगा। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, तीनों में होना चाहिए था। शेप कैसा होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल, लेकिन वैसा होता नहीं है क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या होता है, लोन पेयर से अफेक्टेड होता है। तो जितना अधिक लोन पेयर होगा सेंट्रल आइटम पर उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें एक लोन पेयर है, तो इससे जो बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा, 2.5 डिग्री कम हो जाता है, मतलब लगभग 107 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसमें भी उतना ही कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या होता है, लगभग 105 डिग्री के आसपास में होता है, मतलब 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास में होता है, मतलब 105 डिग्री। अब हम लोग क्या देखें कि इसमें दो लोन पेयर है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है, लेकिन लोन पेयर की संख्या बढ़ जाने के कारण बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम लोग कहें कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल आइटम। इसीलिए हम लोग क्या देखें कि H2O में दो लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल 105 डिग्री के आसपास में है, NH3 में एक लोन पेयर है 107 डिग्री है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो क्या कह सकते हैं हम लोग, 109 डिग्री 28 मिनट। ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, लोन पेयर से अफेक्टेड होता है। अब हम लोग आगे बढ़ें, थर्ड, सी से क्या होगा, सेंट्रल आइटम। अगर हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल आइटम के साथ मान लीजिए कि यहाँ H है और यहाँ H है, इस सेंट्रल आइटम के पास H है और H है, दोनों में सिमिलरिटी कहाँ है कि ये साइड आइटम बराबर है, मतलब एक ही है, सिमिलर है। अंतर कहाँ है, ऑक्सीजन और सल्फर में।
तो बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। तो क्या लिखेंगे? इफ द साइड आइटम्स आर सिमिलर and the central atoms are of different electronegativity, तो बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा कि जो सेंट्रल मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। जो सेंट्रल मेटल कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। मतलब बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी of the central atom। तो हम लोग इस तरह के केस में क्या देखेंगे कि अगर साइड एटम सिमिलर है तो क्या देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसमें बॉन्ड एंगल कम होगा। तो हम लोग क्या देखें अभी? 105 डिग्री के आसपास में होता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? 92 डिग्री के आसपास में होता है। तो हम लोग क्या देखें कि H2O में चूंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन सल्फर, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 105 डिग्री। इसमें 92 डिग्री। मतलब H2O का जो बॉन्ड एंगल होगा H2S से क्या होगा? ज्यादा होगा। कारण समझ गए कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन सल्फर। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। यहां हम लोग लिख भी सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, ये भी हेडिंग भी दे सकते हैं। और हम लोग क्या जैसे NH3 है, PH3 है और ASH3 है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? नाइट्रोजन, उससे कम फास्फोरस और उससे कम आर्सेनिक। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। क्योंकि साइड एटम सब में क्या है? हाइड्रोजन ही है। तो इसलिए इसमें 107 डिग्री, इसमें 93 डिग्री और इसमें 91 डिग्री। इस तरह से ये भी एग्जाम्पल हम लोग को क्या शो करता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल मेटल अफेक्ट्स द बॉन्ड एंगल। अब हम लोग फोर्थ में, अब इसमें तो हम लोग क्या देखें कि जब सेंट्रल आइटम डिफरेंट हो और साइड आइटम सिमिलर हो, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एस जो है साइड आइटम, ये फोर्थ होगा साइड आइटम्स। मतलब सेंट्रल आइटम इज ऑफ सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। अगर हम दूसरा क्या देखें, ये है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका हम लोग क्या देखें कि इसमें 110 डिग्री और इसमें क्या है, सॉरी यहाँ फ्लोरीन है,
103 डिग्री। मतलब साइड एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिपेंड करता है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि साइज पर भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। तो अब हम लोग देखें कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी of the side atoms and directly proportional to the bond length of the side atoms। ये रिलेशन है। अब ऐसा होता क्या है कि चूंकि साइड बढ़ने के कारण ये जो ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम है, इसका इफेक्ट साइड एटम पर कम हो जाता है, जिसके कारण रिपल्सन ज़्यादा होगा और बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और इसमें क्या है, फ्लोरीन जो है इसका साइज छोटा है। साइज छोटा होने के कारण ऑक्सीजन का जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, फ्लोरीन पर ज़्यादा होगा। इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन कम से कम काम करेगा और बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये हम लोग क्या देखें कि किस तरह से बॉन्ड एंगल साइड एटम से अफेक्टेड होता है कि अगर सेंट्रल एटम सेम हो और साइड एटम्स डिफरेंट हो, तो डिफरेंट है तो जनरली उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो जिसका अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो हम लोग अभी क्या देखें कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द साइड एटम्स अफेक्ट्स द बॉन्ड एंगल। और हम लोग फिफ्थ एंड लास्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं एम से क्या होता है, मल्टीपल बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। ये फिफ्थ में मल्टीपल बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। सब का हम एक एक वर्ड ले लिए हैं, एम। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्डेड orbitals have more repelling power of the particular orbital with respect to the single bonded ऑर्बिटल। कारण इसका पीछे क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा काम करेगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो जाने के कारण ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, अफेक्टेड होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मल्टीपल बॉन्ड जो होता है उसके पास किसी ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा रिपल्सिव पावर होता है विथ रिस्पेक्ट टू द सिंगल बॉन्डेड ऑर्बिटल। इसके पीछे क्या कारण है कि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बॉन्डेड, ये मल्टीपल बॉन्डेड ऑर्बिटल्स में ज़्यादा होता है। यही कारण है। ठीक है, आज हम आप लोगों को
इतना ही पढ़ाकर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बाउंडिंग पैरामीटर्स में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बाउंड एनर्जी। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा उससे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसलिए और इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप का डिटर्मिनेशन बाउंड एंगल, बाउंड एनर्जी, बाउंड लेंथ, बाउंड ऑर्डर इसी के आधार पर करते हैं। इसलिए ये टॉपिक हर एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छा से पढ़ें और समझकर पढ़ें। थैंक्स।